हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और इसकी 3rd यूनिट चल रही है। स्टार्ट हो चुकी है आपकी 3rd यूनिट। यूनिट का नाम है कंप्लीटनेस इन मैट्रिक स्पेस। इससे पहले की 2 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर वो प्लेलिस्ट देख ले, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। 3rd यूनिट की भी एक लेक्चर मैं पहले करा चुकी हूँ, ये 2nd लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कोची सीक्वेंस और उसकी थ्योरम भी करेंगे एक, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और फेमस भी है। आज आती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो कोची सीक्वेंस क्या कहती है? कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन है बेसिकली कि कोई सीक्वेंस है एस एन इन एक्स डी, मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो मैट्रिक स्पेस में ही कोई सीक्वेंस होगी, उसको हम कोची सीक्वेंस बोलेंगे। कब? इस एक्स में ही। कब? कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, जितने भी एप्सिलॉन होंगे जो ग्रेटर देन होंगे 0 के लिए, उनके लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल जाए एन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा, इसलिए एन एप्सिलॉन लिया है मैंने। सच दैट कैसे? कि डिस्टेंस बिटवीन दो टर्म्स के बीच की डिस्टेंस ली है एस एम और एस एन के बीच की डिस्टेंस लेस देन होगी एप्सिलॉन फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन एप्सिलॉन। अगर आप यहाँ पे समझे तो इसका मतलब वही है, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मेरा एम से, एन एम एन नोट से। तो अब आपको ये सही समझ आ रहा होगा कि ये कैसे है। एन एप्सिलॉन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये एप्सिलॉन पर डिपेंड है ये एन। कैसे? अगर मैं यही एग्जांपल लूँ एक एस एन 1/n का, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं डिस्टेंस एस एन और एस एन, तो मेरे पास आएगा वो क्या, एस एन माइनस एस एम। एस एन हमें दे रखा है कितना, 1/n, और इसी के अकॉर्डिंग फिर वही 1/m आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये mn और ऊपर m माइनस n आ जाएगा, राइट। और ये अगर हम सॉल्व करें, ये किससे छोटा होगा, ये लेस देन होगा। अगर यहाँ पे ले लूँ मैं n अपॉन mn। मैंने ऐसा क्यों लिया? देखो ऊपर का जो मेरा जो इसमें वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये वाली, मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसको मैंने जैसे ही कम किया तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी मेरी, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। मैंने वही किया यहाँ पर। तो क्यों किया है? क्योंकि मेरे को एक ऐसा एप्सिलॉन देखना है, मेरे को ऐसा एन एप्सिलॉन मिल जाना चाहिए कि उसके लिए जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उस सीक्वेंस में, उसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटा हो। और एप्सिलॉन अपने आप में ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब बहुत छोटा नंबर होता है पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से n कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 1/m, जो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से वैल्यू लूँ इसकी, तो ये 1/m लेस देन हुआ एप्सिलॉन से। तो ये जो 1/m है ना, यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा n एप्सिलॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया क्या, कि जो ये डिस्टेंस है ना एस एम, कि ये जो मैंने डिस्टेंस ली थी यहाँ पर एस एन और एस एम, ये लेस देन एप्सिलॉन होगी किसके लिए, फॉर ऑल एन और एम, एन और एम जो कि ग्रेटर देन है किससे, एन एप्सिलॉन से। ये वैल्यू आई ना। इट मीन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस सीक्वेंस में मुझे एक ऐसी टर्म मिल गई, एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके बाद आने वाले सारे एलिमेंट, जितनी भी टर्म्स होगी ना, उनके बीच का डिफरेंस इतना छोटा होगा कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, इतना छोटा होगा। और एप्सिलॉन अपने आप में क्या है, ग्रेटर देन 0 तो है, पर ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो ये कोची सीक्वेंस कहती है ये वाली बात, ये कन्वर्ज भी करती है।
अभी इसकी हम वो थ्योरम भी पढ़ेंगे कि एवरी कोची सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बट कन्वर्जनली इज नॉट ट्रू। कैसे ट्रू नहीं होगा वो भी बताऊंगी, पर इसमें सिर्फ समझने का मतलब इतना सही है। कन्वर्ज में क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब होती है, रिकॉल करा रही हूँ, जब वो उसी मैट्रिक स्पेस में जहां कन्वर्स कर रही होगी वो पॉइंट उसके अंदर ही आ जाएगा जो मैट्रिक स्पेस दे रखी है। अगर उसके अंदर नहीं आ रहा तो वो कन्वर्ज नहीं होती। मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं। और कोची सीक्वेंस में डिफरेंस इतना सा है कि मेरे को एक ऐसा एन एप्सिलॉन मिल जाएगा, या ये कहूं कि कोई ऐसा एन नॉट मिल जाएगा जिसके बाद आने वाली जितनी टर्म होंगी ना उस सीक्वेंस में जितनी भी इस एन नोट के बाद आने वाली टर्म होगी या उस एन एप्सिलॉन के बाद आने वाली टर्म होंगी, उनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। और हम सभी जानते हैं एप्सिलॉन अपने आप में सबसे छोटी, बहुत छोटी पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर ये तो हमने बात करी थी किसमें, आरडी मैट्रिक स्पेस में। अगर मैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में बात करूं तो हम सभी जानते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिर्फ 0 और 1 ये दो ही वैल्यू होती है ना। ये 0 और 1 ये दो ही वैल्यू होती है। तो S1 S2 S3 Sn के बाद, यानी इस n के बाद मेरे को एक ऐसा, इस n को मैं इसे n नोट मान लूं, इस n नोट के बाद जितने भी आने वाले n और या m होंगी वैल्यूज, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अब इसके बाद आने वाली टर्म्स ना कांस्टेंट सीक्वेंस की तरह काम कर जाएगी, या तो 0 0 होगा या 1 1 होगा, या अगर 0 1 0 1 अल्टरनेटिव में भी गया जो कि यहाँ पर आ रहा है, डिस्क्रीट में सिर्फ 0 1 वैल्यू आती है, इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगी, तो उनके बीच का डिफरेंस 0 ही आएगा। तो इट मींस वो 0 एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है और एप्सिलॉन अपने आप में क्या है, 0 से बड़ा है। मान लो यहाँ पर ये 0 1 0 1 0 1, फिर मुझे एक ऐसी वैल्यू मिली यहाँ पर, ये Sn नोट, जिसके बाद मेरे पास ये रिपीटेड हो रहे हैं नंबर्स 1 1 1 ये सीक्वेंस में। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पर मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि मेरा क्या था, Sn नोट। ठीक है, इस Sn नोट के बाद ये टर्म आ रही है Sn नोट प्लस 1, ये वाली टर्म है Sn नोट प्लस 2। तो इसकी और इसके बीच के डिफरेंस अगर मैं निकाल लूंगी तो हमें दिख रहा है 1 में से 1 गया तो 0 आया, तो वो सबसे छोटा आ रहा है। किससे छोटा आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, Sm माइनस Sn लिया मैंने, या इसे मैं ऐसे लिखूं कि Sn नोट प्लस 2 माइनस Sn नोट प्लस 1। इसका डिफरेंस देखा मैंने, क्या आया, 0 0 आया, जो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन मेरा 0 से बड़ा है, भले ही बहुत छोटा नंबर है पर 0 से बड़ा है। तो ये मेरी प्रूफ हो गई यहाँ पर। तो इसलिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में भी हम कह सकते हैं कि ये वो कोची सीक्वेंस की तरह ही काम कर जाती है। अब हम थ्योरम पे आते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कोची सीक्वेंस। अब हमें ये प्रूफ करना है। मैंने कोई सीक्वेंस मान ली Sn इन मैट्रिक स्पेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, इन मैट्रिक स्पेस XD। ये एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कोची सीक्वेंस, ये हमें दिखाना है। तो इट मींस ये जब कन्वर्स कर रही है जो कि हमें दे ही रखा है, तो कोई पॉइंट S नोट पे कर रही होगी जो कि X में ही है। तो मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ यहाँ पे डिस्टेंस Sn क्या कि डिस्टेंस Sn और S नोट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगी एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर ऑल n एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन, राइट। तो इट मींस मैं एक और ले सकती हूँ, Sn लिया और एक Sm लिया जो कि S नोट पे कन्वर्स कर रहा है, क्योंकि कन्वर्स करिए मैंने एक और टर्म ले ली जो लेस देन होगी एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन। अब जैसे ही मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जो कि हम लास्ट वाले थ्योरम में भी करते आ रहे हैं, क्या Sn यहाँ पे m आएगा, क्योंकि मैंने m टर्म लिया ना, Sm यहाँ Sn के लिए लिया है, यहाँ Sm के लिए, तो m आएगा। तो इट मीन्स जब मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हेल्प से क्या ले सकती हूँ मैं, कि Sm और Sn लूंगी मैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस Sn और Sm के बीच की डिस्टेंस अगर मैं लूं तो क्या आएगी मेरी, लेस देन इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस Sn
एस नोट प्लस डिस्टेंस एस एम एस नोट। इसको मैं लिख सकती हूँ, ये तो एस एन एस नोट ऐसे ही रहेगा, इसको मैं पलट सकती हूँ बाई M2 की हेल्प से, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी ही ये कहती है कि हम बदल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास लेस देन है, इसकी वैल्यू मेरे पास लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 प्लस यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2, तो ये आ गई मेरे पास एप्सिलॉन वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली, तो यहाँ से देखा हमने, ये स्ट्रिक्टली हमारी लेस देन एप्सिलॉन आ गई। डिस्टेंस बिटवीन एस एन और एस एम लेस देन एप्सिलॉन आ गई, किसके लिए, फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू है जो एन एप्सिलॉन से। तो यही मेरी कोची की डेफिनेशन कहती थी और ये हमने प्रूव कर दिया। तो इट मींस यहां से मैं क्या कह सकती हूं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस में ये ध्यान रखना, एवरी सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कोची सीक्वेंस, बट कन्वर्जली इज नॉट ट्रू। हम ये भी जानते हैं कि कन्वर्जली ट्रू नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ पे इसके कि मैंने यहाँ पर जैसे 1/n है, हम ये जानते हैं कि ये 0 की तरफ टेंस करती है, तो ये कोची सीक्वेंस तो है ही, प्लस ये क्या है, ये कन्वर्जेंट भी है, पर किस में, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुई कौन सी मैट्रिक स्पेस में, आरडी मैट्रिक स्पेस में। अगर मैं यहाँ पे दायरा बदल दूं, कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि आरडी रियल नंबर का सेट था, अगर मैं 1/n के लिए जो कि 0 की तरफ टेंस कर रही है, मैं इसके लिए मैट्रिक स्पेस ले लूं, मैट्रिक स्पेस लूं मैं यहाँ पर 0 और 1 और d, इस तरह से ये पूरा मेरा ये वाला पार्ट मेरा x हो गया, एक्स डी की तरह काम कर रहा है ना। तो इसमें अगर देखूं तो ये कोची सीक्वेंस तो है, क्योंकि कुछ टर्म के बाद मुझे एक ऐसा एन एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स होगी उन दोनों टर्म्स के बीच की डिस्टेंस, उस सीक्वेंस के दोनों टर्म्स के बीच की डिस्टेंस मेरी लेस देन एप्सिलॉन होगी। लेकिन ये कोची सीक्वेंस तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है मैम, अभी तो आपने कहा था कि कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती थी कि वो जो पॉइंट है ना जिसपे वो कन्वर्ज कर रहा है वो उस मैट्रिक स्पेस में आना चाहिए, पर यहाँ जो मैट्रिक स्पेस, ये जो यूनिवर्सल सेट दिया है इसमें तो 0 आता ही नहीं है और वो 0 की तरफ टेंस होती है, तो इट मींस ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो इसी तरीके से जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट तो होती है अपने उसमें, तो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है बट सारी की सारी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो कोची सीक्वेंस नहीं हो सकती, कन्वर्जली इसका ट्रू नहीं है। तो हम अगर एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 - 1/n ये टेंस करता है 1 की तरफ, अगर इसके लिए मैं क्या ले लूं 0 और 1 पर इसे ओपन कर दूं, इस मैट्रिक स्पेस में बात करूं तो यहां पर ये कन्वर्जेंट नहीं है, यहाँ पर ये कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसके लिए -1 से और +1 के बीच में ले लूं तब यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी ये सीक्वेंस। तो ये डिफरेंस होता है, जैसे ही हम इसमें बदलते रहते हैं ना कि जैसे इसकी मैट्रिक स्पेस बदलती है वैसे ही डिपेंड करता है कि जो सीक्वेंस दे रखी है वो कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी, कन्वर्ज कर रही होगी बट कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी उसी मैट्रिक स्पेस में, ये हमें उस मैट्रिक स्पेस में देखना होता है, यानी यूनिवर्सल सेट पर काम करना होता है हमें। तो आज का लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है और ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आपका कोई भी डाउट अगर रहता है इस लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।